हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में जानेंगे। उनकी जितनी भी प्रमुख रचनाएं बनती हैं उनके बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों की बात करें तो इन्हें 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आते हैं प्राचीन काल के साहित्यकार, दूसरे होते हैं मध्यकाल के साहित्यकार और तीसरे आते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार। तो इस वीडियो में हम प्राचीन काल के जितने भी साहित्यकार होंगे और मध्यकाल के जितने भी साहित्यकार होंगे उन्हें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कालिदास की, जो कि प्राचीन काल के साहित्यकारों में से एक हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास उज्जैन की नरेश विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। याद रखिएगा कि ये उज्जैन के नरेश विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम और ऋतु संहारम। ये इतनी जो रचनाएं हैं ये सभी कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम बात करें अभिज्ञान शकुंतलम की तो सर्वाधिक प्रसिद्धि कालिदास को इसी रचना के कारण ही मिली थी। अगले रचनाकार हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि संस्कृत के बड़े विद्वान एवं प्रसिद्ध कवि के साथ ही एक विशाल राज्य के राजा भी थे। मतलब भर्तृहरि सिर्फ कोई कवि बस नहीं थे, बल्कि एक राज्य के राजा भी थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन को इनकी जन्म स्थली, उत्तर प्रदेश के चुनार को साधना स्थली और राजस्थान के सरिस्का को इनकी समाधि स्थली माना जाता है। यानी इनका संबंध 3 अलग अलग राज्यों से रहा। जन्म इनका मध्य प्रदेश उज्जैन में हुआ, इनकी साधना उत्तर प्रदेश के चुनार में हुई और इनकी समाधि राजस्थान के सरिस्का में है। उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर के समीप स्थित भर्तृहरि की गुफाएं इनकी योग साधना को दर्शाती हैं। उज्जैन के पास मतलब उज्जैन में ही जो गढ़कालिका मंदिर है उसी के समीप भर्तृहरि की गुफाएं हैं, जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ पे ये योग साधना करते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में त्रिशतक आते हैं। ये त्रिशतक हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये इनकी प्रमुख रचना है। इन त्रिशतक की बात ये है कि ये उपदेशात्मक कहानियाँ हैं जो कि जनमानस को सुखमय जीवन के लिए मार्गदर्शन देती हैं। अगले साहित्यकार हैं भवभूति। भवभूति संस्कृत के मूर्धन्य रूपककार थे। भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ था। वास्तविक नाम इनका श्रीकंठ था। ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। याद रखिए, कन्नौज के शासक यशोवर्धन के दरबारी कवि भवभूति थे। भवभूति को भारतीय मिल्टन कहा जाता था। भारतीय मिल्टन। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित्र, ये तीनों ही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये तीनों संस्कृत के नाटक हैं। अगले साहित्यकार हैं वाणभट्ट। वाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। याद रखिएगा, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राज दरबारी वाणभट्ट थे। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा इन्हें वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया था। मतलब जहाँ पर ये राज दरबारी थे शासक हर्षवर्धन के, उन्होंने ही इन्हें वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी थी। वाणभट्ट को साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। क्योंकि इनकी प्रकृति चरित्र बहुत ही अद्भुत था, इसलिए इन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में हर्षचरित, जो इनकी सबसे पहली रचना थी, कादम्बरी, जो कि दुनिया का पहला उपन्यास था, मुकुटतड़ित, चंडी शतक और पार्वती परिणय, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले साहित्यकार हैं केशवदास, जो कि मध्यकालीन साहित्य के प्रमुख साहित्यकार थे। केशवदास हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रथम आचार्य और महाकवि थे। याद रखिएगा, रीतिकाल के प्रथम आचार्य और महाकवि थे केशवदास। केशवदास ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में राजकवि के पद पर और राजगुरु के पद में प्रतिष्ठित थे। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था, क्योंकि इनकी जो रचनाएं होती थीं, कविताएं होती थीं, वो बहुत ही क्लिष्ट होती थीं, जिसके कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, कवि प्रिया, 12 मासा,
रतन बाबनी, जहांगीर जस चंद्रिका, नखसिक और छंदमाला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले साहित्यकार हैं पद्माकर भट्ट, जो कि मध्यकालीन साहित्य के साहित्यकार हैं। पद्माकर रीति काव्य के उत्कृष्ट ज्ञाता और रस सिद्ध कवि थे। सागर में तालाब घाट पर पद्माकर की मूर्ति स्थापित है। याद रखिएगा, पद्माकर की मूर्ति सागर में तालाब घाट पर स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अली जहाँ प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा और कवि पच्चीसी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पे जो गंगा लहरी इनकी रचना है, ये इनकी सबसे अंतिम रचना है। इन्होंने अली जहाँ प्रकाश की रचना ग्वालियर में महाराजा दौलत राव सिंधिया के यहाँ रहकर की थी। इन्होंने कई राज्यों में आश्रय लिया था, जिसमें से ग्वालियर भी एक था। तो अली जहाँ प्रकाश की रचना इन्होंने ग्वालियर में ही की थी। पद्माकर ने वाल्मीकि रामायण, यानी वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखी गई थी, उसका भाषानुवाद कर राम रसायन की रचना की थी। भाषा का अनुवाद किया, रामायण की भाषा का अनुवाद किया और राम रसायन की रचना की। अगले साहित्यकार हैं भूषण, जो कि मध्यकालीन साहित्य के साहित्यकार हैं। भूषण रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका वास्तविक नाम अज्ञात है, यानी इनका वास्तविक नाम पता नहीं है। इन्हें उपनाम दिया गया था, जो कि जटाशंकर था। भूषण इनकी उपाधि है, जो कि चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी ने दी थी। भूषण एक उपाधि है जो कि रुद्रदेव सोलंकी के द्वारा दी गई है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में मुख्यतः वीरता, शौर्य, पराक्रम, इन सभी की गाथाएं मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन काल के साहित्यकारों और मध्यकाल के साहित्यकारों के बारे में हमने चर्चा की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।